नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिठाई वाला पार्ट के प्रश्न और उत्तर के बारे में। इससे पहले भाग 1 में हम मिठाई वाला पार्ट की बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको पूरा अंत तक देखिए, पूरा 50 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को सुनने देखने के बाद इस पाठ से संबंधित कोई भी शंका आपके मन में नहीं रह जाएगी। चाहे कोई वाक्य का अर्थ हो, चाहे इस पाठ का संदेश हो, किसी पात्र का परिचय हो, या कहानी का सारांश हो, या शब्दार्थ हो, सब कुछ आपको उस 50 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा। ये जो वीडियो आपके सामने पेश होने जा रहा है, इसमें हम इसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ इस पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन है आप सभी से कि जब आप उत्तर लिखें तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है कि आप जो उत्तर बताए जा रहे हैं आप उसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, या आप अपनी तरफ से अन्य बिंदु जोड़ करके भी उत्तर में विस्तार कर सकते हैं, या उत्तर को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी समझ अधिक विकसित हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं, आज के वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं। इसको ये जो है पहले वीडियो में भी है और यहाँ पर ये उसका डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। और सबसे ख़ास बात जो है कि आप इस पाठ को गहराई से समझने में सक्षम बने। तो ये हमारी एक गतिविधि है, जो एक ओरिजिनल गतिविधि है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारी बनाई हुई है और इससे पाठ को समझना आसान हो जाता है। और जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट अगर आप लेना चाहते हैं बतौर शिक्षक, तो आप इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बच्चे बहुत रोचकता के साथ में, बहुत दिलचस्पी के साथ में इसमें भागीदारी अपनी निभाते हैं। तो इसमें एस का मतलब स्टोरी, जिसको हिंदी में आपको पता है कहानी कहते हैं। तो इसमें हम जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसके कहानी की जो स्टोरी लाइन है उस पर हम बात करते हैं, यानी कि संक्षेप में हम कहानी के मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करते हैं। देखिए, मिठाई वाले का रूप बदलकर फेरी लगाना। हम सभी जानते हैं कि मिठाई वाला अलग अलग रूप में आता था, कभी मिठाई वाले के रूप में, कभी खिलौने वाले के रूप में, कभी वो मुरलिया वाले के रूप में, यानी कभी फ्लूट बेचता था। तो अलग अलग रूप में आता था, हम इस कहानी में ये जानते हैं। दूसरा आता है बच्चों के साथ जुड़े रहने की इच्छा। मिठाई वाले की, जो मिठाई वाला बोले या आप खिलौने वाला बोले या मुरलिया वाले बोले, वैसे पाठ का नाम तो मिठाई वाला है, लेकिन आप तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई वाले का जो मुख्य उद्देश्य था धन कमाना नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों से जुड़े रहना चाहता था हमेशा। अगला इसमें कहानी का बिंदु है धन कमाना उसका उद्देश्य नहीं, उसका जो मकसद था। ज़्यादातर देखिए, कोई भी हॉकर होता है, फेरी वाला यानी हॉकर अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उनका उद्देश्य होता है धन कमाना। लेकिन यहाँ पर इसके उलट, इसके विपरीत, जो मिठाई वाला है उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, वो बच्चों के साथ में जुड़े रहने की इच्छा है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही वो खिलौने बेचने का कार्य करता है, मिठाई बेचने का और मुरलिया बेचने का भी काम करता है। अगला बिंदु देखिए, कहानी का जो अंत होता है। आप सभी ने कहानी को पढ़ा है। कहानी को पढ़ना और उसके महत्वपूर्ण अंशों को, उसकी व्याख्या कर पाना एक अलग अलग उसका बिंदु हो सकता है। आप जब कहानी को समझ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उसको समझने में और समझाने में, उत्तर लिखने में। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जो मुरलिया वाला है या मिठाई वाला है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो रियलिटी है, जीवन का जो छुपा हुआ पक्ष है, वो सामने प्रकट हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे उसे अपने बारे में बताना ही पड़ता है। ये हो गए कहानी के अंश, हो गए मुख्य मुख्य, जिससे हमें कहानी के बारे में लगभग अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें क्या क्या है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए, इस गतिविधि का या इस मेथड से जब आप पाठ को पढ़ते हैं या बतौर शिक्षक आप पढ़ाते हैं, तो फ़ायदा ये होता है कि एस में आप कहानी की इसको और आप बड़ा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने बताया है। आप अपनी नोटबुक का जो सेंटर पेज लीजिए, डबल पेज, उसमें 3 कॉलम बना लीजिए। उसमें आप एस वाले में स्टोरी लाइन लिख लीजिए। आप अपने ही तरीके से लिख सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आप स्टोरी के जो मुख्य मुख्य जो बिंदु आ रहे हैं कहानी के, उससे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में मिल जाते हैं। उदाहरण क्या है, जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, आपसे कोई कहता है क्या कहानी थी, तो आप पूरी
देखते हैं आप 2.5 से 3 घंटे में, लेकिन उसकी कहानी आप 2-4 मिनट में बता देते हैं और लोगों को समझ आ जाता है कि हाँ आपने क्या देखा है, उस कहानी में क्या था, इस फिल्म में क्या था। बस वही यहाँ पर तरीका इस्तेमाल करना है। जब आप एस का इस्तेमाल करें तो कहानी के मुख्य बिंदु, यानी जो भी पाठ आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उसके मुख्य बिंदु यहाँ पर आएंगे। अब हम सी की बात करेंगे। सी का मतलब है यहाँ पर कैरेक्टर्स, यानी पात्रों के बिना कहानी तो होती नहीं है। और जब हम नाटक की बात करें तो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य पात्र का मिठाई वाला है और उससे बाद राय विजय बहादुर हैं, उनकी पत्नी रोहिणी है और उनके बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू और उनके बाद दादी। ये मुख्य इनके पात्र हैं इस कहानी के। मैसेज यानी संदेश के बिना कोई कहानी होती नहीं। कोई भी लेखक उसके लिखने का उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य को ही हम संदेश बोलते हैं। अब उद्देश्य क्या है इसका या संदेश क्या है? दुख के समय हृदय का विस्तार या संकीर्णता, यानी जो मनुष्य होता है जब दुखी होता है या तो अपने हृदय का विस्तार कर लेता है या तो अपने हृदय को संकीर्ण कर लेता है। अर्थ क्या है? जब आपको कोई ठोकर लगती है या आपको कोई कष्ट देता है या आपको दुख होता है किसी भी तरीके का, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जैसा दुख किसी को ना मिले, आप दूसरों को उस दुख से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कहा जाता है बहुत बड़े दिल वाला है। इसी को हम हिंदी में बोलेंगे उसने हृदय का विस्तार कर लिया है। उदाहरण के लिए अब अगर हम देखें विवेकानंद जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, आप गौतम बुद्ध की बात करें, तो इन सब ने, इनके लिए जो परिवार का कॉन्सेप्ट था, परिवार का मतलब पूरा विश्व ही इनका परिवार था, हर मनुष्य से ये प्रेम करते थे, इन्होंने अपने हृदय का विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया हृदय का विस्तार। यदि कोई दुखी होता है वो सोचता है दुनिया दुखी हो जाए, मेरा नुकसान हो गया तो दूसरों का भी नुकसान हो जाए, ये जो सोच होती है इसको बोलते हैं हृदय को संकीर्ण करना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मिठाई वाला है वो अपने हृदय का विस्तार कर लेता है, हर बच्चे को अपना बच्चा समझने लगता है। फिर इस कहानी में विक्रय शैली की बात भी आती है। जो मिठाई वाला जो सामान बेचने का तरीका है, जो ग्राहक हैं उसको आप किस प्रकार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आप देखते हैं जो फेरी वाला मिठाई वाला है गा करके अपना सामान बेचता है, तो जो सामान बेचने का जो तरीका है, आप देखते हैं जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर एक अलग तरीके से लोगों को बुला करके, प्रभावित करके लोगों को आकर्षित किया जाता है और अपना सामान बेचा जाता है। पर्दा प्रथा, इस कहानी में पर्दा प्रथा की भी बात की जाती है। जब रोहिणी चिक के पीछे खड़े होकर के, यानी पर्दे के पीछे खड़ी होकर के बात करती है और दादी के माध्यम से सामान खरीदती है मुरलिया वाले से, मिठाई वाले से। धन से नहीं मन से सुख मिलता है, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश है कि किसी के पास कितना ही धन क्यों ना हो, उसे सुख तभी मिलेगा जब वो मन से चाहेगा। यदि आप मन से सुखी नहीं हैं तो आपको धन सुखी नहीं बना सकता है। यदि ऐसा होता तो जितने भी दौलत वाले लोग हैं सब सुखी होते, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। कोई बहुत अमीर व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और कोई बहुत गरीब व्यक्ति भी बहुत सुखी हो सकता है। तो ये सब मन का विषय है। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है इसका, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर देखते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था क्योंकि उसे ज्ञात था, ज्ञात मतलब मालूम था कि बच्चे बहुत जल्दी अतिशीघ्र पुरानी चीज़ों से ऊब जाते हैं। बच्चों में उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए तथा सामान में नयापन बनाए रखने के लिए वह महीनों के बाद आता था। यानी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी आपको मिल जाती है तो आपके लिए उसका महत्व कम हो जाता है, बहुत दिनों बाद मिलती है तो आपके लिए उसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ एक बिंदु और भी आप जोड़ सकते हैं कि मिठाई वाला जो था या मुरलिया वाला था या किसी भी नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, उसका जो उद्देश्य था धन कमाना नहीं था। वो हो सकता है कुछ बात इसमें नहीं, आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। वो अलग अलग इलाकों में जाता था बेचने के लिए, तो आज मान लीजिए एक किसी इलाके में गया और अगले हफ्ते किसी इलाके में गया, तो इस प्रकार रोटेशन से चल के वो दोबारा उसी इलाके में हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद आता होगा। दूसरा कारण हो सकता है इसका कि जो मिठाई वाला उसका उद्देश्य धन कमाना था नहीं, उसको जब इच्छा होती थी बच्चों से मिलने की या बच्चों से के साथ जुड़े रहने की, तब वो अपना फेरी उठा करके कोई भी सामान बेचने निकल पड़ता होगा और हर बार वो नया कोई सामान लाता है ताकि उसको याद रहता है पिछली बार मैं ये ले गया था, इस बार कुछ नया ले जाऊँ। तो ये बातें आप इसमें जोड़ सकते हैं। अगला बिंदु है इसका, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे, कौन सी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे यानी आकर्षित हो जाते थे? उत्तर देखिए क्या इसका, मिठाई वाले में कई गुण थे जिसके कारण बच्चे तथा सभी खींचे चले आते थे। क्या है
वह मादक मधुर स्वर में गाकर सौदा बेचता था। यानी उसका बात करने का जो अंदाज़ था बहुत प्यार भरा था, बहुत मीठी मीठी बातें करता था। सौदा मतलब अपना सामान बेचता था, लोगों को आकर्षित करता था। याद रखिए बच्चों, कोई भी जो शॉपकीपर होता है, कोई भी दुकानदार होता है, यदि वो प्यार से अपने कस्टमर से नहीं बोलता है तो वो अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा गुण होता है किसी भी शॉपकीपर का। कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ किसी दुकानदार के पास में कोई सामान लेने आता है, वो देखता है और उसे पसंद नहीं आता है, तो कई दुकानदार कहते हैं जब लेना नहीं था तो आपने देखा क्यों। तो इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो आप आके ले जा सकते हैं, दुकान आपकी ही है। तो इस तरह से भी बोलने वाले लोग होते हैं। अगला बिंदु इसमें देखिए क्या है, वह कम कीमत में सामान दे देता था। वो सामान दूसरे जो हॉकर थे, फेरी वाले थे, उससे कम कीमत में देता था, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, ये याद रखिए। तीसरा बिंदु है, वह बच्चों से अधिक स्नेह करता था। यानी स्नेह का मतलब है लव, वो प्यार करता था बच्चों से। उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं था, बच्चों से उसे प्यार था, इसलिए बच्चों से मिलने के लिए आता था और उसका इसलिए सस्ते में चीज़ें बेच देता था। जो उसका लागत मूल्य था, जो उसकी कॉस्ट थी, जितने में उसको वो घर में मतलब जितने में उसका खर्चा आता था उतने की वो बेच देता था। चौथा बिंदु है उसका, हर बार नई चीज़ें लाता था। बच्चे और बड़े क्यों खींचे चले जाते थे, नई नई चीज़ें लाता हर बार, कोई भी पुरानी चीज़ वो रिपीट नहीं करता था, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता था, इसलिए लोग खींचे चले आते थे। आप भी जब देखते हैं कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई नई चीज़ जब आपके सामने आती है तब आप खींचे चले जाते हैं। आज के दौर में अगर आप देखें, जो मोबाइल वगैरह लोग खरीदते हैं, आपने देखा होगा, हर 2-4 महीने बाद, जिनके पास क्षमता है, पैसा है, खरीदने की क्षमता है, वो हर 2-3 महीने बाद मोबाइल को चेंज कर देते हैं। या उसके अलावा आपने देखा उसमें कुछ नए नए फीचर्स भी आ जाते हैं, इसलिए उस समय वो चेंज कर देते हैं उन चीज़ों को। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे, कस्टमर थे, और मुरली वाला एक विक्रेता यानी सामान बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। यानी कि विजय बहादुर अपने आप को सही बोलते हैं और जो मुरली वाला अपने आप को सही बोलता है, वो क्या बोलते हैं ये हमें दिखाना है इस प्रश्न के उत्तर में। विजय बाबू जो एक ग्राहक थे, उनका कहना था कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हैं तथा कई बार ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझा लाद देते हैं। आपने देखा होगा जब आपने अपने मम्मी या पापा के साथ सामान लेने जाते हैं तो जो दुकानदार है कई बार एक बात बोलते हैं कि ऐसा है कि ये जो सामान है विशेष रूप से आपके लिए हमने मंगवाया है और एक ही है, आप ही के लिए हमने बचा कर के रखा है। जबकि ऐसा नहीं होता है, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब आप जो चीज़ लेने जा रहे हैं उनके पास उस तरह के बहुत सारे सामान हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाएंगे कि सिर्फ आपके लिए ही, कहते हैं बस आप ही के लिए बचा हुआ है, वो आप ही के लिए बचा करके रखा है। या कहेंगे दूसरों, आप ये सामान आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम 300 रुपये का बेचते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है, आप हमेशा आते रहते हैं, तो हम आपको 200 रुपये का ही दे दें। बातचीत करने का तरीका है, ग्राहक को प्रभावित करने का एक तरीका है। प्रत्येक दुकानदार इस ट्रिक का इस्तेमाल करता है। तो याद रखिए, यहाँ पर ही जो मिठाई मुरलिया वाला वो भी इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। इस बात को जानते थे विजय बाबू, इसलिए उन्होंने बोला कि जो विजय बाबू जो ग्राहक थे उनका कहना था कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हैं तथा कई बार ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझा लाद देते हैं कि हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। मुरली वाला जो विक्रेता था, सामान बेचने वाला, शॉपकीपर मान के चलिए, कहना था कि ग्राहक को चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है। यानी कि ग्राहक को ये नहीं पता होता कस्टमर को वास्तव में कितने की आती है। दुकानदार चाहे कितना ही सस्ता दे दे, हानि उठा ले, हानि का मतलब लॉस उठा ले, चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं, यानी कि अधिक कीमत में बेच रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। वास्तव में मुरली का असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए लागत कम आई है। यानी वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बनवाई थी, बल्कि मैं बहुत सारी 1000 बनवा ली थी, इसलिए मुझे कम पैसे में पड़ी, उतने की ही मैं बेच रहा हूँ। वास्तविकता तो आपको पता ही है क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। प्रतिक्रिया मतलब क्या रिएक्शन होता था, नहीं बच्चे क्या करने लगते थे उस समय, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। अब इसका उत्तर देखते हैं हम क्या बनता है। खिलौने वाले के आने पर बच्चे
खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, खुश हो जाते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे, बार्गेनिंग करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे तथा अपने खिलौने की सुंदरता को देखते थे। यानी कि और इसके अलावा इसमें आप वो बातें भी लिख सकते हैं जो बच्चे भाग कर जाते हैं, किसी के जूते छूट जाते हैं, किसी का पजामा ढीला हो जाता है, ये सारी बातें भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि आप जितना बताया गया उतना ही नहीं, ये तो एक हिंट है, आप अपनी तरह से उत्तर में और बातें भी जोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे आपकी भाषा का विकास होता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? स्मरण का मतलब उसकी याद क्यों आ गई? उत्तर देखिए, रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण यानी याद आई क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गा गा करके खिलौने बेचा करता था। दूसरा पॉइंट, रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, यानी जिस तरह से वो गा करके बेचता था, जिसकी आवाज़ जो थी उसको लगा ये ऐसी आवाज़ पहले भी सुनी हुई है, यानी उसकी जानी पहचानी लगी। तीसरा पॉइंट है, उसका पहनावा भी खिलौने वाले की तरह था, यानी जो दूसरे लोगों ने जब बातचीत की, उसका जो हुलिया बताया, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बताया, उसके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, इन सबको सुनने के बाद में जब ये बात पहुंचती है रोहिणी के पास में तो समझ जाता है ये जो बताया जा रहा है जिस व्यक्ति के बारे में, इस तरह का व्यक्ति शायद पहले भी मैंने देखा है। तो उसका जो पहनावा था उसको समझ आए, जिस तरह से लोग मुरली वाले के बारे में बता रहे हैं शायद ये खिलौने वाला भी था, या हो सकता है खिलौने वाला ही मुरली वाला है। ये यहाँ पर इसका उत्तर आपने देखा, आप अपने तरह से भी जोड़ सकते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, यानी इमोशनल हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इन व्यवसाय का मतलब जैसे उसने कभी खिलौने बेचे, कभी मिठाई बेची, कभी मुरलिया बेची, तो ये पूछा गया इस तरह का काम करने के पीछे उसने क्या कारण बताया कि मैं ये सब क्यों करता हूँ, और वो क्यों इमोशनल हो गया था, किसके क्वेश्चन पूछने पर वो इमोशनल हो गया था, ये प्रश्न है। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या बनता है। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया। इस तरह सामान बेचकर अन्य बच्चों में उसे अपने बच्चों की छवि यानी झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे होंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी याद में, उन बच्चों की याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इन व्यवसाय को चुना, यानी कि वो बच्चों के साथ जुड़े रहना चाहता था, तो उसे लगा कि बच्चों से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए जिससे मैं लगातार बच्चों के साथ जुड़ा रहूं। तो उसे सबसे उपयुक्त लगा फेरी लगाना, घूम घूम के सामान बेचना, जिससे वह लगातार बच्चों के साथ जुड़ा रहे। इसके अलावा जो उसने सामान चूज़ किया, बच्चों को पसंद आने वाला सामान ही उसने चूज़ किया, क्योंकि उसका उद्देश्य था अपने दुख को कम करना। जैसा मैंने बताया कि उसने अपने हृदय का विस्तार कर लिया, दुनिया भर के बच्चों को उसने अपने बच्चों की तरह समझ लिया, और दूसरे बच्चों में उसे अपने खुद के जो बच्चे जो मृत हो चुके थे उनकी छवि नज़र आती थी, यानी दूसरे बच्चों पर वो अपना प्यार लुटाता था। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर बहुत दिल को छू लेने वाला है। अगर वो पैसे ले लेता तो वो एक विक्रेता होता, यानी सामान बेचने वाला। यहाँ पर होता क्या है, अभी जो उत्तर आपके सामने आएगा वो ठीक है, अभी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। जैसा मैंने बार बार कहा है, यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वही लोग सब्सक्राइब करें जो पढ़ने समझने पर विश्वास करते हैं, रटने पर विश्वास नहीं करते हैं। जिनको रटने पर विश्वास है उनके लिए इस चैनल को उपयुक्त नहीं है, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, क्योंकि मैं विस्तार से कुछ समझा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने आंसर पढ़े और ख़त्म हो गई वीडियो, जी नहीं। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपना जो अनुभव है शिक्षण का वो बच्चों के साथ में बांटूँ। तो यहाँ पर देखिए, कहानी में बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। जब कहता मैं इस बार पैसे ना लूँगा, यानी बार बार तो ले लेता था। जब ये पैसे लेता रहा इससे पहले, तो उस समय वो सिर्फ एक दुकानदार था, एक हॉकर था, एक फेरी वाला था। अब क्योंकि उसकी वास्तविकता प्रकट हो चुकी है, उसकी असलियत प्रकट हो चुकी है, अब वो फेरी वाले नहीं, एक पिता के रूप में, एक दुखी पिता के रूप में है, और ऐसे पिता के रूप में है जिसके लिए सभी बच्चे उसके अपने जैसे बच्चे। तो अपने बच्चों से कोई पैसे तो नहीं लेगा, इसलिए उसने कहा कि अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। अब उत्तर देखिए क्या है।
मिठाई वाले ने कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया, याद आ गई। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। जैसा मैंने बताया, कोई अपने बच्चों से पैसा नहीं लेगा, क्योंकि जब वो पैसे ले रहा था तब वो एक पिता के रूप में नहीं था, वो सिर्फ एक दुकानदार के रूप में था, एक हॉकर के रूप में था, एक फेरी वाले के रूप में था, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ उसे सामान बेचना था और पैसे लेने थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसकी ये वास्तविकता असलियत प्रकट हो चुकी है और दुनिया को पता चल चुका है, यानी रोहिणी को, दादी को, सबको पता चल चुका है कि वो ऐसा काम क्यों करता है, इसलिए वो एक दुखी पिता के रूप में है, इसलिए वो इस बार पैसे नहीं ले रहा। खुद बोलता है अब इस बार पैसे ना लूँगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। अभी आखिरी प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात कर, यानी पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में ये क्या सही है? तो आप इसमें देखिए, आप बता सकते हैं कि ये उचित नहीं है, और ऐसा अभी भी ऐसा होता है। जो पिछड़े समाज हैं जहाँ पर इन परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसको हम बंद समाज बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी में इसको क्लोज सोसाइटी बोलते हैं। जो परंपरावादी समाज है वहाँ पर ये अभी भी प्रचलित हैं ये प्रथा, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे भारतीय संदर्भ में हम जब किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इतना आसान नहीं होता है उत्तर देना कि आप सीधे बोल देंगे जी पर्दा प्रथा गलत होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको अपने समाज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर देना पड़ेगा। यदि एक घूंघट काटने का तरीका होता है कि अगर कोई बहुत नीचे तक घूंघट बना लेता है और कहीं गर्मी लग रही है, परेशान है, तो भी नहीं उठा रहा है, तो आप फिर आलोचना करना शुरू कर दें कि गर्मी है तो आप उठा लीजिए घूंघट, रास्ते में आपको चोट लग सकती है, रास्ते में चलते समय भी आपने घूंघट डाल रखा है। तो वहाँ पर आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर घूंघट का अर्थ हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं बड़ों के सम्मान के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नीचे घूंघट नहीं आता है, थोड़ा सा सर पे पल्लू डाल लेते हैं। जैसे आपने देखा गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जब जाते हैं तो सर पे आप कुछ ना कुछ कपड़ा डालते हैं, ठीक है। तो वो एक सम्मान के रूप में होता है, तो उस अर्थ में ठीक है। यदि बहुत इसको हम बिल्कुल कुरीति की तरह अब एक उस तरह से ले लें जैसे आपके लिए वो परंपराएं बोझ बन जाए, उसके लिए फिर ये उचित नहीं होता है। तो ये आपको खुद ही उसका निर्णय करना पड़ेगा। तो क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? तो आप कहें हाँ करती हैं। हमारे बहुत से ऐसे समाज हैं जहाँ पर इन परंपराओं का पालन किया जाता है। जब प्रश्न आता है यदि करती हैं तो क्यों, तो मैंने आपको बता दिया, ये एक परंपरा का पालन होता है और बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान भी इसमें होता है। आपकी राय में क्या ये सही है? अब अंतिम जो इसका बिल्कुल आता है उत्तर का अंतिम क्षण जो है, बिल्कुल अंतिम वाला जो इसका स्तर आता है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी राय में क्या ये सही है। तब आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय समाज को ध्यान में रख के आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब उत्तर वैसे क्या है? अभी भी ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी पर्दे के पीछे से बात करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी, यानी परंपरा का पालन किया जाता है। आज के विकसित समाज में पर्दा प्रथा अनुचित है, हालांकि उसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का जीवन स्वतंत्रता तथा अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, यानी अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है। लेकिन इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप अपने घर में अच्छी तरह से डिस्कस करके अपने परिवार के, समाज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। याद रखिए, जब भी परंपरा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आप लिखते हैं तो आपको परंपरा का मूल्यांकन करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आप इस तरह के उत्तर लिखते हैं, कई बातें हमारी संस्कृति का हिस्सा होती हैं, तो आपको उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, कहाँ पर ये उचित है, कहाँ पर ये अनुचित है। तो उत्तर आपको बहुत संतुलित लिखना पड़ेगा। बिल्कुल डिनाई नहीं कर देंगे कि माता पिता के चरण छूना गलत है और भगवान की पूजा करना गलत है, और आप सुबह सुबह किसी को भगवान के नाम से पुकारते हैं, जय राम जी की जय श्री राम, तो ये सब गलत, ऐसा नहीं कह सकते आप। हर बात को आप अपने समाज के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के अनुकूल क्या उचित है क्या अनुचित, ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा कि क्या ये ऐसी बात तो नहीं है जो ज़बरदस्ती हम पर लादी जा रही है, ये बिल्कुल अनुचित है, जो आपके अधिकारों को रोक रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये आपके लिए उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है सभी बच्चों को, या जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि वो उत्तर इतने आसान नहीं होते, इसको असेसमेंट करके लिखना होता है। रट्टा मार के आप बात को नहीं लिख सकते। तो जो मैंने बताया है, मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।